तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। घर के आसपास सुंदरता बढ़ाने हेतु पौधों का चुनाव और उनका महत्व। अधिक उत्पादन हेतु बैगन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फसलों को रोग मुक्त रखने में ट्राइकोडर्मा का महत्व और प्रयोग विधि। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने अपने खेतों में बैगन की फसल लगा रखी है, इस समय अपनी फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है। तो कौन कौन से है वो जरूरी कार्य, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केपी सिंह। आज मैं आपसे चर्चा करता हूँ बैंगन की खड़ी फसल के रखरखाव के विषय में। तो किसान भाइयों, बैंगन की खड़ी फसल जब करीब इसको हम 25 से 30 दिन तक यानी 35 दिन के आसपास तक इसको खरपतवार रहित रखते हैं, क्योंकि ये समय है फसल का वो पौधों की बढ़वार का उचित समय होता है। अगर खरपतवार इसमें रहेंगे तो वो प्रतिस्पर्धा करते हैं फसल के साथ में, तो फसल की बढ़वार उतनी अच्छी नहीं हो पाती और फसल कमज़ोर हो जाती है। इसके बचाव के लिए हम इसकी निराई गुड़ाई 20-25 दिन तक एक बार खुरपी से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दूसरे, चूंकि इसमें काफ़ी अंतर रहता है लाइन और पंक्ति पौधों के बीच में, तो कल्टीवेटर से भी, बैलों की सहायता से कल्टीवेटर चला के भी इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं ताकि इसमें खरपतवार ना बढ़े। और इसी समय इसको ध्यान रखते हैं कि मिट्टी इसकी जड़ों के पास में कर देते हैं, थोड़ा मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे पौधा जब बड़ा हो तो पौधा फल लगने के बाद में गिरे ना, वरना तो गिरने से नुकसान होने लगता है। तो ये खरपतवार नियंत्रण का बहुत बड़ा महत्व है जो बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान किसान भाइयों, इसमें जो नाइट्रोजन हम देते हैं रोपाई के समय, उसकी जो बाकी बची हुई आधी मात्रा है, उस आधी मात्रा से भी आधी मात्रा करके इसको दिया जाता है। इसी टाइम उचित निराई गुड़ाई से पहले दे के उसको मिट्टी में सही तरीके से मिला दिया जाता है ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। जहाँ तक किसान भाइयों उर्वरकों के प्रयोग की बात है, वैसे तो ये मिट्टी की जांच कराने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर किसान भाइयों मिट्टी की जांच नहीं कराई गई है तो इसकी मात्रा करीब 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस जो आप पहले ही दे चुके होंगे रुपाई के समय, और 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा दी जाती है। तो ये जो बाकी आधी बची हुई मात्रा नाइट्रोजन की थी, यानी कि यूरिया के रूप में अगर आप उसको दे रहे हैं, तो उसमें से आधी बची हुई मात्रा अब दे दें और आधी फिर उसके 20-25 दिन बाद में जब फूल आ जाएं और फल लगने लगे तब दी जा सकती है। अभी आप आगे इसको एक और ध्यान रख सकते हैं, जब इसमें फल लगने लगे तो फल लगने से पहले 1% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। तो उस यूरिया के घोल का छिड़काव करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि फलों की संख्या बढ़ जाएगी और फलों का साइज भी थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो उर्वरक के लिए ये आपको ध्यान देने वाली बात है। किसान भाइयों, इस समय जल प्रबंधन की भी बहुत बड़ा महत्व है।
अगर जैसे वैसे तो बरसात का सीजन है, जहाँ पर बरसात अच्छी मात्रा में हो रही है, तो एक तो ध्यान रखना चाहिए कि पानी उसमें भराव ना हो। पानी भराव लेने से फसल खराब होने लगती है, तो पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर दें। और जिन स्थानों पर बारिश कम हो रही है, वहाँ अगर लगे कि पौधे थोड़े सूखने की तरफ जा रहे हैं या सूखने से पहले ही उसमें 8-10 दिन के अंतर पर हल्की सिंचाई उसमें करते रहना चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं, फिर जल भराव के ध्यान रखना चाहिए कि जल भराव होना चाहिए। किसान भाइयों, अब फसल सुरक्षा के संबंध में हम चर्चा करते हैं। फसल सुरक्षा के लिए इस रोपाई के करीब 25-30 दिन बाद 1 महीने के अंदर एक पत्ती चूसने वाला कीड़ा, जिसको जैसिड बोलते हैं, उसका प्रकोप होता है। ये कीड़ा पत्तियों का रस चूसने लगता है और पत्तियां सूखने लगती हैं। तो उससे बचाव के लिए किसान भाइयों, हम इससे एक दवाई आती है जिसकी करीब 1.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव 1 हफ्ते के अंदर दोबारा दोहरा देना चाहिए। एक बार छिड़काव करें, फिर उसके 1 हफ्ते बाद में फिर दोबारा छिड़काव कर दें। दूसरा, इसमें जो लगता है वो तना छेदक जो कीड़ा है, वो तने को छेद करता है और वहाँ पर हल्का सा काला सा निशान बनता है और तना वहीं से मुरझा के टूट जाता है, सूख जाता है उसके बाद में। तो इसके लिए किसान भाइयों, साइपरमेथ्रिन एक दवाई आती है जिसकी आधी मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के घोल में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इसकी रुकावट हो जाती है। इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद किसान भाइयों, हम अच्छी फसल खड़ी करेंगे। और अच्छी फसल होने से मतलब हमारे पौधों में अच्छे फल लगेंगे, फलों की संख्या बढ़ेगी। और इस प्रकार, इस तरीके से ये अपनाकर किसान भाई बैंगन की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गांव हो या शहर, हर किसी को फूलों और सजावटी पौधों की सुंदरता अच्छी लगती है। अगर आप अपने घर के आसपास और घरों में इन पौधों को लगा लें तो घर की शोभा के साथ साथ आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। तो आइए इस प्रकार के पौधों की पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन उद्यान विभाग की वैज्ञानिका डॉक्टर सुमन भाटिया से। आज मैं आपको घर के अंदर लगाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के फूलों वाले और पत्ते वाले पौधों के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे कि आप सब समझ रहे हैं कि आजकल लोग शहरीकरण की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर ही पौधे लगाते हैं ताकि वो उस हरियाली की सुंदरता भी देख पाए और साथ में साथ एनवायरनमेंट, जो हमारा घर के अंदर का जो वातावरण है, उसको भी स्वच्छ रख पाए। तो मैं ये बात जरूर बताना चाहूँगी कि जो अंदर पौधे लगाए जाते हैं वो सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं लगाए जाते, बल्कि इसका असली रोल वो है कि ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे पौधे भी हैं जो पॉल्यूशन को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस हैं, उन गैसेस को भी वो कम करता है। और कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जो आप घरों में आसानी से लगा सकते हैं और उन पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह के उनके लिए हमें गमले चाहिए, कौन से पौधे चाहिए, उनका मिक्सचर किस तरह से बनाना है, तो वो सब जानकारी हम आपको देंगे। हमारे पास 2 प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको कि डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत कम सूरज की रोशनी चाहिए। तो इस बेस पे हम पौधों को अलग अलग जगह में रखते हैं। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम खिड़कियों के पास, जहाँ पे पूरी रोशनी है, या आपकी बालकनीज है, वहाँ पे रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम अंदर रखते हैं जहाँ पे बहुत कम रोशनी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसी बेस पे हम जो है पौधों को 2 प्रकार से बांट लेते हैं। आमतौर पे जो पत्ते वाले पौधे हैं वो अंदर में आराम से लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो आपके फूलों वाले पौधे हैं उनको थोड़ी सी रोशनी की आवश्यकता होती है, उनको हम बाहर बालकनीज में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पौधों को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मनी प्लांट है और आमतौर पर शायद सभी लोगों ने ये पौधा अपने घरों में देखा होगा, लगाते हैं लोग। तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस पौधे को अगर डायरेक्ट सनलाइट में डाल दें तो इसके पत्ते सूख जाते हैं, इसलिए इसको हम अंदर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ और भी गमले पौधे होते हैं जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम उन्हें बाहर ले जाएंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पौधे को,
ये एग्लोनिमा है। ये भी सेम इसी कैटेगरी वाला पौधा है जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम इन्हें बाहर डायरेक्ट सनलाइट में लगाएंगे तो ये पौधा जो है हमारा मुरझा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा ये शेफलेरा है और ये ऐसा पौधा है कि ये पूरा साल इसी तरह से हरा रहता है और इस पौधे को हम आमतौर पे घर के अंदर ही लगाते हैं और अगर बाहर भी लगाना है तो डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं और इसको आप बाहर की बालकनीज में भी रख सकते हैं और ये पूरा साल इसी तरह से रहता है। अब हम बात करेंगे कि जिन गमले पौधों के बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी, अब इन पौधों का रख रखाव किस तरह से किया जाए, इन पौधों के लिए हमें किस तरह के गमलों की आवश्यकता है और उन गमलों में किस तरह का मिक्सचर हमें लगाना चाहिए और पौधा किस तरह लगाना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में हम अब बताएंगे। कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास दो तरह के गमले होते हैं, प्लास्टिक का गमला भी होता है जैसे आप देख रहे हैं ये, और मिट्टी के गमले भी होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जब आप मिक्सचर डालोगे तो सबसे पहले इन गमलों में इस तरह के छेद होना बहुत आवश्यक है। अगर ये छेद नहीं होंगे तो जब हम इन गमलों में पानी देंगे, जब पौधों की सिंचाई करेंगे तो वो पानी गमले में इकट्ठा हो जाएगा और पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि गमलों के नीचे छेद होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गमले को मिट्टी से भरने से पहले इसमें छोटे छोटे कंकर या पत्थर हम सबसे नीचे डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जो हम गमले में नीचे छेद करते हैं ताकि वो छेद अगर जब हम मिट्टी डालेंगे तो बंद ना हो जाए। इसके बाद हम अब गमले को मिक्सचर से भरेंगे। अब हमने कंकर पत्थर नीचे डाल दिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मली इसमें 3 तरह के चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि जो लोग घरों में आसानी से उपलब्ध भी कर सकते हैं, जैसे रेत, आपका एक भाग रेत का, एक भाग मिट्टी का और एक भाग गोबर की खाद का। हम इन तीनों का मिश्रण बनाते हैं और फिर उसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद गमलों में भर देते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह से इनको गमलों में भरते हैं और जिस तरह से ये भर रहे हैं तो और थोड़ा सा और डलेगा इसमें। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पौधा हमें गमले में लगाना है फिर हम उस पौधे को लेते हैं, उसको हम पौधे को लगाते हैं और अच्छी तरह से, ताकि जड़ इसकी अच्छी तरह से नीचे चली जाए। तो इसको फिर उसके बाद हम दोबारा से पौधा लगाने के बाद फिर दोबारा से हम इसमें मिश्रण को भरते हैं और अच्छी तरह से इसको थोड़ा दबा देते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब हम गमले के पौधों को किस तरह से हमें पानी देना है, किस तरह उनकी सिंचाई करनी है और कब कब सिंचाई करनी है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जो भी गमलीय पौधा है उसको हमने सीधे डायरेक्ट पाइप से पानी नहीं देना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी उसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो हम फुहारे से पानी देते हैं जितने भी आपके गमले वाले पौधे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गर्मियों वाले दिन है, गर्मियों में हम जो है इनका पानी एक दिन छोड़ के पौधे में पानी देते हैं। और अगर सर्दियां हैं तो सर्दी में आप हफ्ते में 2 बार भी पानी देंगे तब भी चलेगा। इसलिए पानी की फ्रीक्वेंसी या कितना पानी देना है ये आपका मौसम के हिसाब से ज़रूरी है। अब हम सबसे लास्ट में जब हमारा पौधा एकदम मिश्रण में लग गया, जब हमारा गमला एकदम तैयार हो गया, फिर उसके एकदम बाद हम लोगों को इस तरह से किसी फुहारे से धीरे धीरे करके पानी देना है। तेज पानी, कोई पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी हमने नया पौधा लगाया है तो उसकी जड़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जड़ें जो है इसकी जड़ों में एकदम से पानी चला जाता है, तो जिसकी वजह से जड़ें पकड़ना, मिट्टी में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे पानी देते हैं इसमें। जिस तरह से हमने आपको इन गमलीय पौधों की जानकारी दी, किस तरह से इन पौधों के हम गमले बनाते हैं, किस तरह इसमें मिश्रण बनाते हैं और किस तरह से इसकी सिंचाई करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जब आप पौधा लगा देते हैं उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पौधे के नीचे वाले जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो हमें समय समय पर वो पीले पत्तों को निकालते जाना है। और उसके बावजूद इवन कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे आमतौर पे तो इन पौधों में बीमारियां कम आती हैं घरों में, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बीमारी आ रही है या कोई फंगस लगी है या कोई इंसेक्ट है, तो आप क्या है कि कोई भी फफूंदनाशक या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी समय के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अंदर वाले पौधों में इन चीज़ों का कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी लाभकारी जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में हमारे किसान जानकारी के अभाव में फसलों में भूमि जनित रोगों के निदान के लिए बहुत से रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी महंगा होने के साथ साथ मृदा और उत्पाद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे में अगर आप जैविक उत्पाद ट्राइकोडर्मा को अपनी खेती में प्रयोग करेंगे तो रोगों से फसल को मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही उत्पादन भी अच्छा होगा। आइए इसके महत्व पर पूरी जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा सिंह से। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो पौधों के विशेषकर भूमि जनित रोगों की रोकथाम के साथ साथ पौधों की तेजी से वृद्धि में भी सहायता करता है। ट्राइकोडर्मा अभी इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रमुख जैविक नियंत्रक कारक के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। ये कम लागत के जैव नियंत्रक प्रतिनिधि हैं जो प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है और भूमि में पौधों के आसपास पाए जाते हैं। ट्राइकोडर्मा प्रजाति सामान्यतः सभी प्रकार के मृदाओं तथा विभिन्न प्राकृतिक अवस्थाओं में पाने जाने वाला एक ऐसा फफूंद है जो फफूंद जनित रोगों जैसे जड़ विगलन, ओकठा रोग, पत्ती का झुलसा रोग तथा अन्य भूमि जनित रोगों से पौधों की रक्षा कर। यह सभी प्रकार की फसलों जैसे गन्ना, धान, तिलहन, सब्जी, केला, मिर्च, नींबू, कॉफ़ी, रबड़ तथा फलों और मसालों के लिए लाभदायक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्राइकोडर्मा किस प्रकार का दिखता है और इसको कैसे आप भूमि से आइसोलेट करें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का बड़े पैमाने पर सरल एवं घरेलू विधि के अंतर्गत हम कैसे इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर सड़ी हुई खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए 2 से 1.5 मिलीमीटर के गड्ढे को खोद लेते हैं, उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देते हैं, उसको थोड़ा सा खाली रखते हैं और उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन अच्छे से फैला देते हैं और फिर उसे फावड़े से या हाथ से मिक्स करके उसमें 20 से 30% तक पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे ट्राइकोडर्मा में उचित नमी बनी रहे। इसके बाद उस गड्ढे को पॉलीथीन से या फिर जूट के बोरे से ढक देते हैं और 10 से 15 दिनों के बाद उसमें हरे रंग के स्पोर दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब इसमें ट्राइकोडर्मा का उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्रकार तैयार गोबर की खाद को आप भूमि शोधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं तथा इसका कुछ बचा हुआ भाग रख करके आप दूसरी सड़ी हुई खाद में मिला करके पुनः ट्राइकोडर्मा का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार बार बार आप उसको मल्टीप्लाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं और आपको बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुआई से 1 सप्ताह पूर्व 25 किलोग्राम पर एकड़ की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। बुआई के पूर्व भी पहली निराई बुआई के समय भूमि उपचार किया जा सकता है ताकि यह पौधों की जड़ तक पहुंच जाए। बहुवर्षीय पौधों में प्रयोग के लिए जड़ के चारों ओर गड्ढा खोदकर मिट्टी में सीधा मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, जहां तक ट्राइकोडर्मा से लाभ के बारे में बात करें तो यह रासायनिक खादों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है।
मृदा में कोई प्रदूषण नहीं करती है, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है, पादप वृद्धि में सहायक है, मृदा की फास्फोरस को घुलनशील बनाती है, साथ ही खाद्यान्न के उत्पादन में मात्रात्मक व गुणात्मक वृद्धि होती है। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। मृदा जनित रोगों जैसे फ्यूजेरियम, आर्द्र गलन, जड़ सड़न तथा विकलन, ग्रीवा विकलन आदि रोग कारकों को नष्ट करता है। इस प्रकार किसान भाई हमारे द्वारा बताई गई क्रिया विधि से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके आप अपनी फसल को और अच्छा बना सकते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं तथा पौधों में होने वाले रोगों को कम कर सकते हैं या उनके प्रबंधन का कार्य करती है। साथ ही इसके प्रयोग विधि पर जानकारी लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर सुभा त्रिवेदी से। किसान भाइयों, अब हम इसके प्रयोग विधि की बारे में आपको अवगत कराएंगे। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है। भूमि उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा बायोफॉर्मुलेशन के 1 किलोग्राम को 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात गोबर की खाद में उचित नमी मिला कर देते हैं, उचित नमी बना देते हैं। इसके पश्चात इस सड़ी हुई गोबर की खाद को 1 एकड़ भूमि के उपचार में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ बीज उपचार के लिए हम ट्राइकोडर्मा बायोफॉर्मुलेशन के 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज में डालकर बीजों को उपचारित करते हैं। बीजों को कुछ समय के लिए छाया में सूखने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के पश्चात बीजों को भूमि में बोने के लिए प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, जहां तक पौधों की जड़ों के उपचार की बात है, इसके लिए फलों तथा सब्जियों के पौधों को लेकर ट्राइकोडर्मा बायोफॉर्मुलेशन का घोल बनाते हैं, जिसमें 1 लीटर में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा बायोफॉर्मुलेशन को मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात पौधों की जड़ों को आधे घंटे के लिए उसमें भिगो देते हैं। आधे घंटे के उपचारित होने के पश्चात इन पौधों की जड़ों को भूमि में पाई कर देते हैं। इस प्रकार से उपचारित पौधे, भूमि तथा बीज ट्राइकोडर्मा के द्वारा पूरी तरह से उपचारित हो जाते हैं और पौधों की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, हमारी बताई हुई विधि द्वारा आप अपने पौधों, बीजों तथा भूमि में ट्राइकोडर्मा का उपचार करके अपनी कृषि के उत्पादन में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं तथा अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, हम आप लोगों को बताएंगे कि फाल्गुनी की खेती किस तरह से तैयार की जाती है और फाल्गुनी में अधिक से अधिक मुनाफा किस तरह से कमाया जा सकता है। खेती करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस टाइम हम खेत तैयार करते हैं उस टाइम पोटाशियम को खेत में डाल दें, जिससे कि इसको अधिक से अधिक पैदावार होगी, जो कि हमारा पौधा एक पौधा
अच्छे से अच्छा चल सके उसके लिए हमें खेत में गोबर भी डालना चाहिए। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत हमें अच्छे से तैयार किया है या नहीं किया है। हाँ, खेत को हमेशा अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद उसमें खाद डालो। खाद डालने के बाद खेत में अच्छे से लाइनें दो और लाइनें देने के बाद उसमें बीज को बो दो। बीज को डालने के बाद जब 2 या 4 दिन बाद हमारा बीज अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद खेत में थोड़ी थोड़ी सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि जो बीज अंकुरित नहीं हुआ है उसको भी पानी मिलेगा और वो भी अंकुरित हो जाएगा। इस तरह से हमारी खेती में जितने भी बीज हमने बोए हैं वो सब के सब ऊपर निकल जाएंगे। जब बीज ऊपर निकल जाएंगे उसके बाद हम खेती में बीज को जो ऊपर अंकुरित हो चुके हैं उसकी थोड़ी थोड़ी छुपाई करेंगे। छुपाई करने से जो आसपास के वरे परे के जो खरपतवार है वो भी नष्ट हो जाएंगे और उससे ये फ़ायदा होगा कि खेती जो हमारी फाल्गुनी की खेती होगी अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे चलेगी और उसमें कम से कम जैसे ही आपके 5 या 10 या 15 दिन बाद सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए, या तो तीसरे दिन की सिंचाई करो जिससे कि इसमें अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और ये ऐसी खेती है जो कि हम टमाटर की हमारी लंबी फसल है, जैसे उसको 1 साल या 6 महीने तक चलाया जाता है तो उसमें मेहनत बहुत अधिक होती है। ये ऐसी खेती है कि इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं है, इसमें मेहनत कम है और मुनाफा ज़्यादा कमाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये 45 दिन की खेती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जल्दी से तैयार होती है, जल्दी से मार्केट में, और मार्केट में इसके भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। जल्दी से तैयार होती है और जल्दी से ही बिक जाती है। इसमें हम बेविस्टिन की स्प्रे कर देते हैं और एक दूसरा कीटनाशक आता है जिसकी हम स्प्रे करते हैं। हमें कीटनाशक का छिड़काव कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर करना चाहिए, नहीं तो जैसे यहाँ पे हमारे बारिश कई बार अधिक होती है, जैसे दूसरे या तीसरे दिन बारिश होगी तो बारिश के तुरंत उसी के बाद हमारे को छिड़काव करना चाहिए, नहीं तो जो कीड़े होते हैं वो एकदम से तैयार हो जाते हैं और खेती को बहुत सा नुकसान हो जाता है। जिस टाइम हम इसकी खेती करते हैं उस टाइम हमें इसकी लाइन ज़्यादा नहीं, इसकी लाइन कम से कम सिर्फ 1 फुट की दूरी पे रखनी पड़ती है और जो बीज बोना होता है हमें ज़्यादा दूर नहीं बोना पड़ता है, वो साथ साथ में ही बोना होता है, जिससे इसका पौधा ज़्यादा नहीं फैलता है, थोड़ा ही फैलता है, जिससे कि कम खेत भी हो किसी के पास तो उसको भी इससे अधिक मुनाफा मिलता है। 1 बीघे की खेती में हम कम से कम 1 या 2 किलो फाल्गुनी लगा के कम से कम 50 या 60 हज़ार के करीब मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ने की खेती करने वाले किसानों को चीनी मिलों से समस्या। अगेती आलू की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जरूरी बातों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।